मीटिंग में बताया गया था कल की मीटिंग में जो आपको बताया पेपर के बारे में रुको। तो आपको पेपर के बारे में बताया था डिफरेंशियल जो कैलकुलस है यानी अवकलन गणित, इसके साथ में एक और बुक है समाकलन गणित। ये आपका पेपर नंबर 2 है। ये पेपर 2 रहेगा आपका। और इस 2 पेपर में जो यूनिट्स हैं उसमें फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट रहेंगी फर्स्ट वाली बुक में। लेकिन जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं अभी तो दिख रहा होगा ना, बड़ा लिखा है भाई। ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यहाँ छोटा दिख रहा होगा तुमको, लेकिन लिखा तो काफी बड़ा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 +2। इसके बाद जो इंटीग्रेशन की बुक है उसमें चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ चैप्टर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को मिलाकर के आपकी सेकंड यूनिट होती है। 6, 7, 8, 9 को मिलाकर के आपकी थर्ड यूनिट, और 10 + 2 से आपकी फर्स्ट यूनिट होती है। जैसा कि आपको बताया कि जो यूनिट्स हैं यहाँ जो हमने आपको लिखी हैं, इनमें से कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस को, जो कि इससे पहले सिलेबस था, उसमें से डिलीट कर दिया गया है, सेशन लेट ना हो इस कारण से। तो जो टॉपिक हटाए गए हैं वो इन चैप्टरों में से बीच बीच में से हटाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ ये यूनिट फोर्थ होती है और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, इससे फिफ्थ यूनिट बनेगी। फिफ्थ यूनिट में से इस चैप्टर को हटा दिया है, थर्ड को। तो आप तो फिलहाल इतना ही लिखोगे जो आपको समझाया जा रहा है। इसके बाद आपको जो टॉपिक हटाए गए हैं बीच बीच में से, उनको हम जैसे जैसे टॉपिक कराते जाएंगे तो बताते जाएंगे कि ये टॉपिक हटा दिया है सिलेबस में से, ये और ये टॉपिक हटा दिया है सिलेबस में से। एक बार कोशिश भी करेंगे, पर कोशिश क्या है कि आपको अगर हम ग्रुप पे डाल भी दें सिलेबस, तो भी तुम उसको ढूंढ नहीं पाओगे कुछ स्टूडेंट, क्योंकि वो पूरा इंग्लिश मीडियम में है। और इंग्लिश मीडियम में एक तो आपने सिलेबस को पूरा, क्योंकि पूरा ही नहीं पता है अभी सिलेबस, तो जो हटाए गए टॉपिक हैं उनको भी अगर आपको डालें तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता ना। क्योंकि जो टॉपिक हटाए हैं आपके पास पहले पूरा सिलेबस होना चाहिए, इसके बाद हटाए गए हैं उनका भी सिलेबस होना चाहिए, तब आप उसको सिलेबस में से डिलीट करोगे। इसीलिए आप फालतू की बातों पे ध्यान ना दे करके जो हटाया है या जो सिलेबस में है उसको हम आपको यहाँ बताते जाएंगे। तो इसी के साथ आप इन यूनिट्स को लिखो या स्क्रीनशॉट लें। केवल और केवल हम यहाँ स्क्रीनशॉट की बात किया करेंगे। जैसे ही बोर्ड कंप्लीट हो जाए या कोई क्वेश्चन चल रहा हो वो कंप्लीट हो जाए तो आप स्वतः ही अपने आप स्क्रीनशॉट ले लिया करना, क्योंकि यहाँ बार बार जरूरी नहीं है हमें ध्यान रहे आपसे स्क्रीनशॉट की कहने को। तो आप अपने आप ही ध्यान करके इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करना। यानी एक तो उस कंडीशन में जब बोर्ड कंप्लीट हो जाए, दूसरा उस कंडीशन में जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ओके, जैसा आपको बताया सबकी समझ में तो आया होगा ना। और हाँ, जैसे ही हम आपसे बात करते हैं तो थोड़ा कमेंट्स में हाँ ना कुछ भी तो जवाब दे दिया करो, जिससे हमें पता लग जाया करे कि हाँ आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है बहुत ही अच्छे से।
ऐसे नहीं कि सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं और सुनते ही जा रहे हैं, बस कोई पता नहीं अपने बारे में तो कि क्या हो रहा है। इसीलिए साथ साथ ध्यान दोगे आप। ओके, तो पहुंचाओ मां, चालू करो रिकॉर्डिंग। अब आप यूनिट सेकंड से स्टार्ट करेंगे। यूनिट जो सेकंड है, जिस सेकंड यूनिट में चैप्टर नंबर जो थर्ड है, यहां से स्टार्टिंग करेंगे हम। और इस चैप्टर में भी जैसा कि चैप्टर का नाम है, चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण, चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण, चैप्टर नंबर थर्ड। देखिए, एक बात का और विशेष ध्यान रखेंगे आप कि यहाँ आपसे चैप्टर के बारे में ना कह करके हम यूनिट के बारे में डिस्कस किया करेंगे। जैसे ही यूनिट चलेगी आपकी, उसमें बता देंगे कि ये चैप्टर हैं। तो वैसे तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फिर भी बीच बीच में हम बताते जाएंगे। चैप्टर नंबर थर्ड है और ये आपकी यूनिट फर्स्ट रहेगी। यूनिट है फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट में चैप्टर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो चैप्टर हैं वो बताए गए हैं आपको। इनमें से चैप्टर नंबर जो थर्ड है उसका नाम है चाप का अवकलज एवं पदिक। तो चैप्टर का नाम है चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण। तो चैप्टर का नाम जो कि बताया, चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण, यानी डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क एंड पेडल इक्वेशन। डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क एंड पेडल इक्वेशन। पेडल इक्वेशन यानी पदिक समीकरण। जैसा कि आपको बताया है कि चाप का अवकलज, चाप क्या होता है? रिकॉर्डिंग चालू है ना? देखो, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम बनी हुई है, इस वजह से ऐसा हो रही है। चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण। तो जैसे कि हमने बताया, यह कोई वक्र है। अब इस वक्र के कोई दो बिंदु हैं, एक है P, दूसरा है Q। तो P से लेकर के Q तक इस वक्र की जो लंबाई है, इसे अगर हम नाम दें चाप PQ, चाप PQ, और इस चाप PQ की जो लंबाई है उसे S कहें। चाप PQ इज इक्वल टू S। तो अगर हम ये कहें कि ये जो वक्र है वह फंक्शन ऑफ x है, जो वक्र है ये बनाया है, ये किसी का तो फंक्शन होगा। जैसे कि आपको पता है कि परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो होता है, इसका ये डायग्राम बनता है। अब आप देखेंगे कि यहां से आप y की वैल्यू निकालें तो 2√ax बनेगी, स्क्वायर रूट लेंगे तो इस y को ही फंक्शन ऑफ x कहें, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू 2√ax। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये पैराबोला बना हुआ है यहाँ, ये जो पैराबोला है
और ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2√ax। तो इस पैराबोला पे कोई भी दो पॉइंट लिए जाएं, एक है P और दूसरा है Q। P और Q के बीच की जो चाप है उसे हम S कहें। तो ये जो S है इसका हम x के या y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं। यानी जो S है इसका x के या इसी S का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा सकता है। तो ये तो है इसका अवकलज। तो हम यहां ये कह सकते हैं यदि देखो चाप के अवकलज की डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, यदि वक्र के किसी भी बिंदु से मापी गई दूरी S है तो S का x अथवा y के सापेक्ष अवकलन ज्ञात किया जा सकता है। हम इस S का या तो x के सापेक्ष या y के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट ये बताओ क्या वीडियो क्वालिटी सही चल रही है? कुणाल सिंह का कहना है क्लियर नहीं दिख रहा है। अरे देखो अब बताओ दोबारा से, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए, क्लियर दिखने में कोई डाउट्स? कुणाल सिंह अब तो सही दिख रहा है ना? ठीक है चलो। ऐसा है कि तुम्हारे यहाँ नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है कभी कभार, हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ नेटवर्क की दिक्कत तब होती है या तो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट होता है या फिर होता नहीं है। लेकिन आप क्या है, जैसे कुछ स्टूडेंट क्या है गांव से बिलोंग करते हैं तो नेटवर्क अच्छे नहीं आते ना ज्यादातर हर जगह, क्योंकि नेटवर्क अच्छे नहीं है। अब देखिए इसमें हम कुछ फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ उन फॉर्मूलों को डेराइव नहीं करना है, क्योंकि आपसे डेराइव करने को नहीं पूछे जाते हैं। जिन फॉर्मूलों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो आपको सीधे ही याद रखने हैं। और उनमें से जो फॉर्मूले हैं कुछ कार्तीय रूप में हैं, कुछ पदिक रूप में हैं और कुछ ध्रुवीय रूप में हैं। देखिए यहाँ आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं। अगर हम ये कहें यदि कोई समीकरण x और y की फॉर्म में हो तो वह कार्तीय रूप कहलाता है। यानी कार्तीय रूप में क्या होता है, x और y में जो संबंध होगा वह कार्तीय रूप कहलाता है। दूसरा है ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप की बात करें तो जो आप 12th क्लास में आपने वेक्टर पढ़ा होगा उसमें r और थीटा का जिक्र होता है ना, r और थीटा का जिक्र होता है, तो उसे हम ध्रुवीय रूप में कहते हैं। यदि वक्र का समीकरण या ये कहें कि r और थीटा में कोई संबंध हो, r और थीटा में जो संबंध होता है वह ध्रुवीय रूप कहलाता है। और
अगला होता है पदिक रूप या पदिक समीकरण। जैसा कि आपके चैप्टर में दे रखा है ये पॉइंट, पदिक समीकरण। तो पदिक समीकरण में क्या है, एक तो P और दूसरा R, इनमें जो संबंध होता है वह पदिक समीकरण कहलाता है। यहाँ P और R और थीटा, इनके बारे में अगर हम थोड़ा जिक्र करके बताएं आपको, तो मान लीजिए ये कोई वक्र है जिसके किसी बिंदु P पर स्पर्शरेखा है ये, और P से और मूल बिंदु O तक की जो दूरी है उसे R कहें, और ये क्षैतिज रेखा जो कि x अक्ष है, और यह x अक्ष और OP के मध्य जो कोण बना हुआ है वो थीटा है। तो यहाँ P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, R और थीटा, क्योंकि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि OP जो रेखा है यह x अक्ष से कितना कोण बना रही है वो तो थीटा रहता है, और O से लेकर के P तक की जो दूरी होती है वो R। तो इसको हमने लिख दिया P R थीटा। दूसरी बात करें अगर हम, तो ये एंगल जो होता है इस स्पर्शरेखा यानी जो टेंजेंट लाइन दे रखी है, एक तो ये टेंजेंट लाइन और एक ये हॉरिजेंटल लाइन जो कि x अक्ष है यानी स्पर्शरेखा, और इस क्षैतिज रेखा के जो बीच में कोण होता है उसको साई कहते हैं। तीसरा, ये जो पोलर लाइन है OP यानी ध्रुवीय रेखा है OP, और ये जो स्पर्श रेखा है इनके बीच में जो कोण होता है इस कोण को नाम देते हैं फाई। फाई इधर लिख दिया है, यहां भी लिख देते हैं ये फाई, लेकिन फिर भी ये चित्र साफ बने, क्लियर रहे, इस वजह से दूर लिख दिया है फाई को। तो इसमें इस ध्रुव O, यहां मूल बिंदु को आप ध्रुव के नाम से भी जान सकते हैं, पोल जिसे कहो। अगर इस O से इस स्पर्श रेखा पर लंब डाला जाए, यानी ये जो टेंजेंट लाइन है स्पर्श रेखा जो दे रखी है PQ या PM ये नाम है, स्पर्श रेखा को PQ नाम दिया जैसे हमने। तो इस स्पर्श रेखा पर O से लंब डाला जाए OM, O से लंब डाला जाए OM, तो इस OM की जो लंबाई है इसे हम P कहते हैं। O से M तक की जो लंबाई है इसको हम P कहते हैं। ध्यान रहे, यहाँ जो P है वो तो किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ जो P है वह O से इस स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई को व्यक्त करता है। तो यही हमने आपको बताया कि जो पदिक रूप होता है वह P और R में संबंध होता है। एक और भी होता है नैज रूप, एक और होता है नैज रूप। और इस नैज रूप की बात करें, अगर हम नैज रूप की बात करें तो यहाँ जो चाप की लंबाई S होती है, चाप की लंबाई जो S है, और एक ये जो एंगल साई है, साई जो कि आपके सामने है ये एंगल, तो S और साई के मध्य S चाप की लंबाई है, साई ये एंगल है जो कि आपको यहाँ डायग्राम में बताया, ये वाला एंगल साई है, और चाप की जो लंबाई है वो S है। इनके बीच में जो संबंध होता है उसे हम नैज समीकरण कहते हैं। आप सभी स्टूडेंट एक बार इसको डिस्कनेक्ट करते हुए दोबारा से कनेक्ट करेंगे 1 मिनट में। तो सबसे पहले हम कार्तीय रूप में, इसके बाद ध्रुवीय रूप में, यहाँ 2 ही तरह से पढ़ोगे आप, पहला कार्तीय रूप और ध्रुवीय रूप, बाद में पदिक रूप पढ़ेंगे, वो आपका 3rd B एक्सरसाइज है उसमें जिक्र होगा। स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। अभी इस वीक हम
स्लो ही चलेंगे, आपकी क्लास को स्लो ही रखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे। तो यहां अगर कोई भी पथ है, कार्तीय रूप के बारे में जिक्र कर रहे हैं पहले। यदि वक्र y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तो चाप की लंबाई जिसे s कहें, इसका जो अवकलन है वो बनेगा डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। दूसरा है इसमें, यदि x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो तो डी एस अपॉन डी वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर। एक प्राचल रूप और होता है, अभी आपने यहाँ 4 संबंध लिखे थे ना कार्तीय रूप। पहला था कार्तीय, दूसरा था ध्रुवीय, तीसरा था पदिक, चौथा था नैज और पांचवा एक और लिख देना उसमें प्राचल रूप। आप एक और लिख देंगे उसमें प्राचल रूप। प्राचल रूप जैसा कि आपने जब अवकलन किया होगा ना, यानी 12th क्लास में कुछ अवकलन के सवाल आए होंगे, वहां लिखा होगा x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, यानी x भी t के पदों में है, y है वह भी t के पदों में है। तो यहाँ t को पैरामीटर कहते हैं, यानी प्राचल के नाम से जानते हैं। इसीलिए प्राचल रूप में जो समीकरण होता है उसके बारे में अगर हम बात करें प्राचल रूप की, तो x और y का मान t के पदों में हो तो वह प्राचल रूप कहलाता है। यदि x व y t के पदों में हो, t की जगह थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, जैसा कि कहा आपको t की जगह थीटा भी हो सकता है, कोई एंगल हो, अल्फा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ t की जगह t के पदों में हो t यानी प्राचल, t यहाँ प्राचल है। तो ये तो हो गए आपके कार्तीय रूप में। आप चाहो तो यहां लिख सकते हैं कार्तीय रूप। इसी के साथ में प्राचल रूप, ये दो फॉर्मूले तो हो गए, ये पहला ये दूसरा। अब प्राचल रूप की बात करें तो ये तीसरा फॉर्मूला रहेगा। यदि x है वह फंक्शन ऑफ t है, यानी x t का फलन हो, दूसरा जो y है वह भी t का फलन हो जाए, जो y है वह भी t का फलन हो, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, तब आप s का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो ये dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस y का करोगे तो dy अपॉन dt का स्क्वायर। आप इन रिजल्ट्स में एक कॉमन बात देख रहे होंगे कि यहाँ नीचे x है तो यहाँ x आ रहा है, नीचे नीचे y है तो नीचे y ही आएगा, यहाँ नीचे t है तो ये t ही आ रहा है, इन दोनों में भी नीचे। अब देखो इसमें ध्रुवीय रूप में, ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप में ये दो होंगे। चौथे नंबर पे यदि r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा हो, यानी r है वह थीटा का फलन हो, तो डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू
यह बनता है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। पांचवा है, इसी में यदि थीटा है वो फंक्शन ऑफ आर हो, थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, तो डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू, यह बनता है यहाँ 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। ये तो रहे 5 फॉर्मूले। एक बार आप सभी इनका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी। इसके साथ ही अभी बहुत फॉर्मूले बताने हैं आपको जो कि याद भी रखने हैं साथ में, आपको ये याद भी रखने हैं। स्क्रीनशॉट लें इसका। देखो आपके लिए मैथ की जो ऑफलाइन वीडियो है ना, तो आपकी जो ऑफलाइन वीडियो मिलेंगी वो जेके कॉलेज के नाम से जो ऐप बना हुआ है उसमें जाके मिलेंगी। ओके, दीपक कुमार। और फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कॉलेज के जो नंबर हैं उन पर संपर्क करें, आपको सूचना दे दी जाएगी। अब आप आगे समझेंगे। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा इसका। तो इसमें जिन और फॉर्मूलों के बारे में हम जिक्र करना चाह रहे हैं आपसे, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अभी कुछ और भी फॉर्मूले थे, तो थोड़ी देर पहले आपको हमने एक डायग्राम बनाया था इधर। मान लीजिए, देखो जो अभी डायग्राम बना रहे हैं ना, ये फिक्स है, परमानेंट यही रहेगा और काफी जगह काम आएगा ये। मान लीजिए ये कोई वक्र है जिस पे कोई पॉइंट P है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट r थीटा हैं और यहाँ ये मूल बिंदु O है और P पर ये स्पर्शरेखा है, P पर ये स्पर्शरेखा है और ये फिर x अक्ष है। तो पी आर थीटा का मतलब है P की ध्रुव O से दूरी है वो r, और थीटा का मतलब है ये जो ध्रुवांतर रेखा OP है यह x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। और इस एंगल के बारे में बताया आपको साई होता है, और इस एंगल के भी बारे में बताया हमने कि ये एंगल फाई होता है। तीसरा, यहाँ मूल बिंदु से इस अक्ष पर या स्पर्श रेखा पर, मूल बिंदु से इस स्पर्श रेखा पर जो लंब डाला है इसकी लंबाई P है। तो आप इस त्रिभुज, इन त्रिभुजों का नाम दें, ये P है, ये O है, ये M है और यहाँ ये T है। तो आप देखेंगे इस त्रिभुज POT से, त्रिभुज POT से इस त्रिभुज को हम यहां बनाएं समझाने के लिए। तो आप देखेंगे ये P है, ये O है, ये T है और ये x अक्ष है। ये एंगल है साई, ये है फाई और ये है यहाँ थीटा। तो आप सभी स्टूडेंट ने क्या है 9th और 10th क्लास में कुछ प्रमेय पढ़ी होंगी। उनमें से जो प्रमेय थी कि किसी भी त्रिभुज का बाइस कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज का बाइस कोण मतलब ये जो साई है वह इक्वल होता है इस थीटा और फाई के, इक्वल में थीटा प्लस फाई। याद कीजिए कुछ इस तरह से त्रिभुज हुआ करता था। तो एक ये त्रिभुज, एक तो ये कोण और एक ये कोण। मान लीजिए यहाँ इस त्रिभुज में इस कोण को आप A कह दो, इसे B कहें, इसे C कहें, तो बाहर वाला जो कोण C है, चलो ABC नाम ना दे करके XYZ लिख रहे हैं, ये X है, इसे Y कहें और ये Z कहें। तो Z जो कोण होता है वह X और Y के योग के बराबर होता है।
यानी जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, अर्थात अंतः कोणों का योग, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग उसके बहिष्कोण के बराबर होता है। यानी जो z है वह इक्वल होगा x प्लस वाई के। तो यहां से भी आप देखेंगे कि जो साई है वो फिर इक्वल होगा थीटा प्लस फाई के। एक और रिजल्ट देखेंगे इसी के साथ। यहां तो हमने कहा कि साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, लेकिन अभी इस त्रिभुज पी ओ एम से या त्रिभुज ओ एम पी से, समकोण त्रिभुज है ना ओ एम पी, तो इस फाई के सामने की बात करें, इस डायग्राम को इधर भी बना दे रहे हैं हम, ये 90 डिग्री है और ये पॉइंट है एम और ये पॉइंट है ओ और ये साइड है पी, पी बुझाइए, और यहां ये पॉइंट है पी, ये एंगल बना हुआ है फाई, और ये जो ओपी डिस्टेंस है वो है आर। तो इसमें आप समझेंगे कि ये 90 डिग्री है तो ये आर होगा कर्ण, फाई आए तो इसके सामने होगा ये पी लंब। तो आप त्रिभुज ओ एम पी से देखेंगे कि पी अपॉन आर करें, पी अपॉन आर करें, यानी लंब बटे कर्ण करें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बन जाएगा आपका लंब बटे कर्ण से साइन, लेकिन एंगल आएगा फाई, इस फाई के लिए सॉल्व किया है, साइन फाई आएगा। अगर आप यहां से पी की वैल्यू निकालें तो आर को इधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा आर साइन फाई। तो ये रहा पी इज इक्वल टू आर साइन फाई और साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। यानी आपके लिए हमने जो कुछ कंडीशंस बताई, इनमें एक तो ये कंडीशन और एक ये कंडीशन फॉर्मूले के तौर पे काम आएंगी। तो जैसा कि आपको बताया, एक तो ये वाली कंडीशन है, दूसरा ये कंडीशन है, दोनों ही फॉर्मूलों के तौर पे काम आएंगी। एक और आर्टिकल है तो आर्टिकल, लेकिन प्रूव करने को नहीं आएगा आपके लिए, केवल और केवल आपको याद रखना है फाई और आर में रिलेशन होता है टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो तीसरा ये रिजल्ट है, तीसरा जो रिजल्ट है आपको लिखा दिया। अब हम यहां बात करेंगे साइन फाई कॉस फाई टेन फाई इनके फॉर्मूलों के बारे में। तो इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उनमें से एक टेन साई का जो फॉर्मूला होता है, एक टेन फाई का तो ये लिखा दिया हमने, लेकिन टेन साई का जो फॉर्मूला है वो बनता है डी वाई बाई डी एक्स। टेन साई इज इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी एक्स। अभी आज फॉर्मूलों के बारे में ही जिक्र करेंगे, इसके बाद दो चार फॉर्मूले और बचेंगे तो उनको कल की मीटिंग में बताएंगे। तो आप समझें अभी और इनके फॉर्मूलों के बारे में। एक ये फॉर्मूला होता है डी एस अपॉन डी साई इज इक्वल टू कॉस साई। यहां डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू या डी एक्स अपॉन डी एस इज इक्वल टू कॉस साई। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये फॉर्मूला है, लेकिन इसको कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला लिखा दिया है ना आपको, ये फॉर्मूला तो स्टार्टिंग में ही लिखा दिया है। अब आप देखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन साई होता है
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन साई। तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे तो टेन साई लिखोगे, स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर साई हो जाएगा। आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है वो सेक स्क्वायर होता है, तो ये सेक स्क्वायर साई हुआ। सेक स्क्वायर साई को रूट से बाहर निकालें तो सेक साई बना, जो कि डी एस अपॉन डी एक्स के इक्वल है। अगर हम इसका व्युत्क्रम करें, एस को ऊपर पहुंचाएं, एस को नीचे लाएं, यानी एक्स को ऊपर ले जाएं, एस को नीचे ले आएं, तो कॉस का को क्या होगा, कॉस का, इस कॉस को 1 अपॉन कॉस लिखोगे, उल्टा करोगे तो ये कॉस साई बन जाएगा। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। यहाँ जो डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस साई है। इसी के साथ आप देखेंगे दूसरा रिजल्ट, ये है डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू साइन साई। ये फिर आपके पास में सेकंड रिजल्ट है, क्योंकि आपको हमने बताया ये डी एस अपॉन डी एस, डी एक्स अपॉन डी एस इज इक्वल टू कॉस साई, लेकिन हमें डी वाई बाई डी एस निकालना है, इजी बन जाएगा अगर डी वाई बाई डी एस को लेके चलें तो। इस डी वाई बाई डी एस को डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी एस लिख सकते हैं। डी एस से डी एस कैंसिल होगा, डी वाई अपॉन डी एस बचेगा जो कि ये है, डी एस से डी एस कैंसिल होगा, डी वाई अपॉन डी एस बचेगा यहाँ जो लिखा हुआ है। तो अब आप इसमें समझेंगे कि डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एस इज इक्वल टू, यहाँ बना डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू तो आप पहले भी जानते हैं, यहाँ से डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू टेन साई है ना, डी वाई बाई डी एक्स का मान टेन साई लिख दिया यहाँ, और डी एस अपॉन डी एक्स, डी एस अपॉन डी एस, डी एक्स अपॉन जो डी एक्स अपॉन डी एस है ना, उसकी वैल्यू है ये कॉस साई, तो यहाँ लिखेंगे इनटू में कॉस साई, टेन साई को लिखोगे साइन साई अपॉन कॉस साई, और ये कॉस साई यूं ही लिखेंगे, कॉस साई कैंसल तो साइन साई बचा, और ये रिजल्ट रहा डी वाई ओवर डी एस के इक्वल। अभी आर और थीटा और एस के पदों में भी मान निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ, नहीं है तो फिर नो कर दो। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो बताइए। नहीं। तो हम यहाँ कुछ और भी रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज की मीटिंग में बस इतना ही रखते हैं, यहाँ से आगे कल चर्चा करेंगे। ओके।